हेलो बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे बेटा हम लोग थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में पूरा फुल लिक्विड भरा हुआ है। इस बीकर में पूरा फुल लिक्विड भरा हुआ है और ये ग्लास का वेसल है। ठीक है, अब इस ग्लास के वेसल को बेटा हीट अप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे इसको हम हीट देंगे तो सबसे पहले हीट वेसल को मिलना शुरू होगी, तो वेसल क्या होगा, एक्सपेंड होने लगेगा। और जैसे जैसे वेसल एक्सपेंड हो रहा होगा ऊपर, तो मान लेते हैं एक्सपेंड हो करके ऐसे बढ़ करके यहां तक पहुंच जाता है। तो हम देखेंगे कि पहले हीट वेसल को मिल रही है, लिक्विड को नहीं मिल रही है। तो लिक्विड का लेवल जितना पहले था उतना ही रहेगा, लेकिन जो वेसल है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि वेसल के अंदर लिक्विड का लेवल हमको डाउन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लिक्विड बढ़ ही नहीं रहा है, वेसल केवल बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद अब लिक्विड को भी हीट मिलना शुरू हो जाएगी, तो लिक्विड भी इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड मान लेते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते सपोज दैट इस पोजीशन तक पहुंच जाता है। देखिए बेटा, यहां पर हमको एक एजम्पशन करना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि जो लिक्विड यहां पर बढ़ रहा है वो इस वेसल से नीचे नहीं गिरता है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड बढ़ेगा और वेसल से ज्यादा ऊपर की तरफ जाने लगा तो वो बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए कि ये लिक्विड ऊपर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे बेटा केवल। तो ध्यान से देखो कि जो ओरिजिनल वाला लेवल था उस लेवल के रिस्पेक्ट में लिक्विड कितना बढ़ जाएगा, यहां तक बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात और, लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा क्यों हो रहा होगा और सॉलिड का कम क्यों हुआ होगा? तो उसके लिए आप अभी एक बात जान लीजिए कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इसलिए लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और सॉलिड कम एक्सपेंड करते हैं। ऐसे ही आगे चल के हम लोग देखेंगे गैसेस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लिक्विड से भी ज्यादा होता है, तो गैसेस लिक्विड से भी ज्यादा एक्सपेंड करती है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन गैसेस का होता है, उससे कम लिक्विड का होता है और उससे भी कम सॉलिड का होता है। तो देखिए, लिक्विड जो है वो यहां से लेकर यहां तक बढ़ चुका है, तो ये जो लिक्विड का एक्सपेंशन हमको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो मान लेते हैं रियल में ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसको डेल्टा वी रियल कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि चेंज इन रियल कोएफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक, इसी तरीके से सॉलिड को देखिए, यानी कि वेसल को देखिए, वो यहां से लेकर यहां तक बढ़ चुका है, तो इसका जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ वो इतना हो जाएगा, तो इसको डेल्टा वी ऑफ ग्लास नाम दे देते हैं। ठीक, उसके बाद लिक्विड को अगर हम वेसल के रिस्पेक्ट में देखें, है ना, इस वेसल के रिस्पेक्ट में, वेसल यहां तक बढ़ चुका है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लिक्विड को देखते हैं तो लिक्विड इतना हमको एक्सपेंड हुआ दिखाई देता है। तो ये वाला जो लिक्विड का एक्सपेंशन हमको दिखाई दे रहा है इसको हम नाम दे सकते हैं बेटा डेल्टा वी एपरेंट। डेल्टा वी एपरेंट ये कहलाएगा एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन है वो वेसल के रिस्पेक्ट में लिक्विड का एक्सपेंशन है, तो इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं डेल्टा वी एपरेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो रियल में ये एक्सपेंशन हुआ है ये डेल्टा वी ग्लास प्लस डेल्टा वी एपरेंट के समेशन के इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी ऑफ रियल इक्वल टू डेल्टा वी ऑफ ग्लास प्लस डेल्टा वी ऑफ एपरेंट। ठीक, अच्छा, जो डेल्टा वी की वैल्यूज होती है यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, याद करो वो फॉर्मूला होता था वी नॉट गामा डेल्टा टी के इक्वल। तो यहां पर डेल्टा वी रियल को लिख सकते हैं वी नॉट गामा रियल डेल्टा टी। वी नॉट यहां पर इनिशियल वाला वॉल्यूम है, जो इनिशियल में बीकर का वॉल्यूम था और लिक्विड का वॉल्यूम था। ठीक है, ये वो वाला वॉल्यूम है, इसको वी नॉट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम वी नॉट के बराबर है, तो ये हो जाएगा वी नॉट गामा रियल डेल्टा टी। इसी तरीके से डेल्टा वी ग्लास की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट गामा ग्लास डेल्टा टी, फिर प्लस इसी तरीके से डेल्टा एपरेंट की वैल्यू डेल्टा वी एपरेंट बन जाएगा वी नॉट
गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी। अब वी नॉट डेल्टा टी कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से देखो रिलेशन मिलेगा गामा रियल इज इक्वल टू गामा ऑफ ग्लास प्लस गामा ऑफ एपरेंट। तो यहां पर आपको जो गामा रियल और गामा एपरेंट, ये जो दो गामा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लिक्विड के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसका रियल वाला है और एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इसका एपरेंट वाला है, यानी कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो वाली वैल्यू। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, यहां पर लिक्विड के दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं, एक रियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन और एक एपरेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अब ये जो गामा रियल होता है बेटा, इसी को गामा ऑफ लिक्विड भी कहते हैं, यानी कि लिक्विड का अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हमसे पूछे तो वो कौन सी वैल्यू होगी, गामा रियल की वैल्यू होगी। इसी का एक और नाम भी है, इसको कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन भी बोलते हैं, तो इसको गामा एब्सोल्यूट भी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक, बात समझ आ रही बेटा? तो ये तीनों में रिलेशन है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक, ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी वेसल में जो लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो फॉल करता है तो कितना ओवरफ्लो हो जाएगा लिक्विड, उसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आते हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा वी ओवरफ्लो, यानी कि ओवरफ्लो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो अभी अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि जो टोटल वॉल्यूम होता था डेल्टा वी रियल, अगर उसमें से हम वेसल वाला जो वॉल्यूम है जितना एक्सपेंड हो रहा था उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा ऊपर, जो एपरेंट वॉल्यूम होता था, यानी कि जो वॉल्यूम गिरेगा वो वाला वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा वी रियल माइनस डेल्टा वी ग्लास, ऐसा अगर हम कर दें तो ओवरफ्लो वाला वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, डेल्टा वी रियल की वैल्यू होती थी वी नॉट गामा रियल, गामा रियल को हम गामा ऑफ लिक्विड लिख सकते हैं इनटू डेल्टा टी, माइनस डेल्टा वी ग्लास को लिख सकते हैं वी नॉट गामा ऑफ ग्लास इनटू डेल्टा टी। तो ध्यान से देखो, यहां पर वी नॉट और ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं हम गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास और बाहर इनटू डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो वाला जो वॉल्यूम होगा वो यहां से कैलकुलेट होकर के ये आ जाएगा। इस तरीके से हम ओवरफ्लो वाला वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ बेटा? ओके, हाँ बेटा, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड 7 टाइम्स है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का, और पूछ रहे हैं कि फाइंड रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट एक्सपेंशन टू कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। तो इसमें देखिए हमको क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, समझ लीजिए। देखिए दिया है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड 7 टाइम्स है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मतलब हमको गामा रियल की वैल्यू दे रखी है, यही तो गामा लिक्विड होता है, तो वही गामा लिक्विड हमें दिया हुआ है। तो ये गामा लिक्विड यानी कि गामा रियल की वैल्यू कितनी है, 7 टाइम्स है गामा ऑफ ग्लास के यानी कि सॉलिड के। ठीक है, ये रिलेशन हमको दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एब्सोल्यूट एक्सपेंशन। एब्सोल्यूट एक्सपेंशन का मतलब गामा रियल है ना, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गामा रियल है वही गामा लिक्विड होता है, वही गामा एब्सोल्यूट होता है। तो ये गामा एब्सोल्यूट टू गामा एपरेंट, ठीक है, ये रेशियो हमें निकालना है, ये रेशियो हमको निकालना है। तो गामा एब्सोल्यूट की वैल्यू यानी गामा रियल की वैल्यू तो यही हो गई, यही हमको दे रखी है, यही है गामा एब्सोल्यूट।
ठीक है, ये वैल्यू हमको पता हो गई। अब उसके बाद गामा एपरेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो गामा एपरेंट कैसे निकालेंगे? गामा रियल, गामा एपरेंट और गामा ग्लास, इन तीनों का जो रिलेशन होता था उसी से फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से देखो, गामा रियल इज इक्वल टू गामा ग्लास प्लस गामा एपरेंट। तो गामा रियल की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स ऑफ गामा ग्लास इक्वल टू गामा ग्लास प्लस गामा एपरेंट। तो यहां से ध्यान से देखो, गामा एपरेंट की वैल्यू 6 टाइम्स गामा ग्लास के इक्वल हो जाएगी। ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ गामा ग्लास। अब यहां पर आ जाइए, यहां ऊपर गामा एब्सोल्यूट को लिख सकते हैं 7 टाइम्स गामा जी और अपॉन हो जाएगा ये 6 टाइम्स गामा जी। गामा जी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 7/6। ये आ गया अपन का आंसर। आए समझ में बेटा? ठीक, ओके। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये ओवरफ्लो से रिलेटेड है। देखिए, एक वेसल दे रखा है ग्लास का, उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है और इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर का है और पूरा फुल मरकरी भरा हुआ है और इस टाइम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और बढ़ा करके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि इससे जो मरकरी का वॉल्यूम ओवरफ्लो होगा वो कितना ओवरफ्लो होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और दे रखा है गामा ऑफ Hg की वैल्यू इतनी है और अल्फा ऑफ ग्लास दिया हो रहा दे रखा है हमको 0.1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा। फॉर्मूला हमको पता है, उसी फॉर्मूले का यूज करना है। डेल्टा वी ओवरफ्लो इक्वल टू हो जाएगा, याद करो, वी नॉट, ब्रैकेट में होता था गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास और बाहर डेल्टा टी। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1 लीटर यानी कि 1000 ml के इक्वल। ब्रैकेट में गामा ऑफ लिक्विड यानी गामा ऑफ Hg वो ये दे रखा है 1.82 × 10⁻⁴ और माइनस गामा ऑफ ग्लास। तो अल्फा दिया है ग्लास का, तो उसके गामा की वैल्यू अल्फा की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो लिखेंगे 3 × 0.1 × 10⁻⁴ ब्रैकेट क्लोज्ड और इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। तो 0 से 100 हो रहा है, तो कितने का चेंज हुआ? 100 का। तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 100। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 15.2 ml के इक्वल। तो इस तरीके से ओवरफ्लो ऑफ वॉल्यूम Hg का निकल आएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। तो डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेटा, जो बॉडी का या सब्सटेंस का मास होता है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, वो हमेशा टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहता है। चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, बॉडी का जो मास है वो कांस्टेंट रहता है। तो मास ऑफ द सब्सटेंस do not depends on temperature, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर मास है, वही किसी T डिग्री सेल्सियस पर भी मास होगा, मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मास m0 के इक्वल है और T डिग्री सेल्सियस पर मास mt के बराबर है। मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं वॉल्यूम 0 v0 के इक्वल है और डेंसिटी ρ0 के इक्वल है। इसी तरीके से T डिग्री सेल्सियस पर मान लेते हैं वॉल्यूम Vt के इक्वल है और डेंसिटी ρT के इक्वल है। ठीक है, तो T डिग्री सेल्सियस पर ये जो वॉल्यूम है इसको हम V0 1 प्लस गामा डेल्टा T के इक्वल लिख सकते हैं और इनटू ρT लिख सकते हैं। अब इस रिलेशन को और इस रिलेशन को ध्यान से देखिए, तो इसमें V0 से V0 को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास रिजल्ट बनता है कि रो एट T डिग्री सेल्सियस वैल्यू हो जाएगी रो एट 0 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T के। ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अब इस रिलेशन से
हम दो रिलेशन बनाते हैं जिनका यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन बना लेंगे। एक तो बनाएंगे हम लोग पहला सॉलिड के लिए, ठीक है, फॉर सॉलिड। तो सॉलिड के लिए देखिए क्या रिलेशन बनेगा। यहां पर हम रो एट टी इज इक्वल टू रो नॉट, इस वाले टर्म को ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। अब जो गामा होता है वो काफी छोटा होता है, यानी कि बहुत कम होता है, तो ये वाला टर्म बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब हम यूज करेंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा रो एट टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब इस रो नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी, ये ऐसा बन जाएगा रो एट टी इज इक्वल टू, ठीक, इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को उधर ले जाओ, तो रो नॉट गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो टी, ठीक, इसको हम डेल्टा रो के इक्वल लिख सकते हैं। और इस रो नॉट को अगर इसमें हम डिवाइड कर दे तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, गामा डेल्टा टी के इक्वल। तो क्वेश्चनों में जनरली ये फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला हमको याद कर लेना है और इस फॉर्मूले को भी याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डेंसिटी हमको दे रखी है, किसी अगले टेम्परेचर पर पूछ ली तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप याद कर लोगे तो ये वाले क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर बेटा। तो देखो सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, और अगर मान लीजिए लिक्विड दे रखा है उसके लिए अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछता है तो लिक्विड के लिए हम यही से फॉर्मूला निकालते हैं। देखो क्या बनेगा, इसमें इस वाले टर्म को इसके अपॉन में ले आइए, तो यहां पर लिखने जा रहे हैं अब हम लोग फॉर लिक्विड। तो देखो ये बनेगा रो एट टी अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, इन दोनों को 1 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस, इधर भी 1 माइनस। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर ये रो नॉट माइनस रो टी अपॉन रो नॉट, और इधर की तरफ आएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये देखो बन जाएगा डेल्टा रो और अपॉन रो नॉट और इक्वल टू ये कैंसिल, तो ऊपर बचेगा गामा डेल्टा टी, गामा डेल्टा टी और अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये वाला रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं लिक्विड के लिए। तो लिक्विड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर लिक्विड, और जब सॉलिड के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला, लिक्विड के लिए वो फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना है, ठीक है। क्लियर बेटा, ओके। हाँ भाई बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड है। तो इसमें देखो बेटा दे रखा है फॉर ए सब्सटेंस रो नॉट यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी की वैल्यू है 8.92 kg पर मीटर क्यूब, और फिर उसके बाद रो एट 80 यानी 80 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 8.80 kg पर मीटर क्यूब, और पूछ रहे हैं गामा की वैल्यू क्या होगी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है सब्सटेंस का, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं फॉर्मूले पर। हमारे पास फॉर्मूला है, अब ये सब्सटेंस दे रखा है यानी कि सॉलिड दे रखा है, तो सॉलिड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। डेल्टा रो का मतलब रो नॉट माइनस रो एट टी अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो यहां पर रो नॉट की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 8.92 माइनस टी डिग्री सेल्सियस पर, तो वो 80 डिग्री सेल्सियस यहां पर दे रखा है, तो ये बन जाएगा 8.8 और अपॉन रो नॉट 8.92 इक्वल टू गामा, ये हमें निकालना है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 0 से 80 यानी कि 80 का चेंज हो रहा है। यहां से हम गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहां से जब गामा कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये आता है 0.000168 पर डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ आया बेटा? ओके ओके बेटा, एक और क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए इसमें दे रखा है फाइंड द रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी व्हेन टेम्परेचर चेंज इज 50 डिग्री सेल्सियस एंड गामा ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू 0.00049 पर डिग्री सेल्सियस। ग्लिसरीन का गामा दे रखा है, उसका चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ और उसकी रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ग्लिसरीन यहां पर लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, यही तो हमको निकालना है, रिलेटिव चेंज इन डेंसिटी यही फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू हो जाएगी गामा डेल्टा टी। गामा की वैल्यू है 0.00049 और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 50 दे रखा है अपॉन 1 प्लस 0.00049 इंटू 50। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। जब सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आ जाता है 0.0239 के इक्वल। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके